हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 8 जो वार्षिक परीक्षा जो कि आपकी बोर्ड पैटर्न पर आधारित परीक्षा होने वाली है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका प्रश्न पत्र किस तरह से होगा, यह भी देख लीजिए, और प्रश्न कितने आएंगे यह भी आपको पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या है, जो कि 1 नंबर का है। सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? औपनिवेशिक, प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। फिर है सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? 1825 में, 1830 में, 1832 में, 1829 में। तो इसका सही उत्तर है डी, 1830 में। 1857 ईस्वी विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ, दिल्ली, फतेहाबाद और सहारनपुर। तो इसका सही उत्तर है ये मेरठ से। 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है डी, 4। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका। तो किस महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो इसका सही उत्तर है सी, एशिया। रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है? नीम, शहतूत, नारियल, शीशम। प्रश्न नंबर 6 है बी, 1200 लीटर। बी, शहतूत पर। रेशम का जो कीट है वह किस पेड़ पर पाला जाता है? तो शहतूत पर। एक टपकता नल वर्ष में कितना जल व्यर्थ कर सकता है? जो एक टपकता नल है वह एक वर्ष में 120 लीटर, 1200 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर। तो एक टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर सकता है। फिर है सच्चर समिति का गठन कब किया गया? तो 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में। तो प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 में है सच्चर समिति का गठन 2005 में। फिर एक कानून बनाने का अधिकार किस संस्था का है? न्यायालय का, संसद का, सरकार का, पुलिस का। तो प्रश्न नंबर 9 है बी, सांसद का। कानून बनाने का कार्य सांसद का है। फिर ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है? इलेक्शन वाइस मिनिस्टर, इजराइल विद मास्टर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन विद मार्क्स। तो ईवीएम का विस्तारित रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण कर दिया। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए सही विकल्पों को समझकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया हुआ लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? किस पुर्तगाल यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया? तो वास्को दी गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा सन 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इल्बर्ट ब्रिल सरकार ने क्यों वापस लिया था? 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। फिर प्रश्न नंबर 13 है, अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर मैकाले ने इसीलिए जोर दिया क्योंकि उसका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? कृषि पर आधारित 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम क्रमशः खाद्य संसाधन, वनस्पति, तेल तथा सूती वस्त्र है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाते
है, इसे हम संसाधन कहेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मिश्रित कृषि क्या है, यह किन देशों में प्रचलित है। तो मिश्रित कृषि, अब देखते हैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसल उगाई जाती है, तो इसे मिश्रित खेती कहते हैं। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका में प्रचलित है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 18, संसद किसे कहते हैं। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या दिया है, न्यूनतम वेतन क्या आशय है। न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंधन से कम नहीं किया जा सकता, उसे हम न्यूनतम वेतन कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, अस्पताल और संचार के साधन, यह हमारे क्षेत्र में 5 उपलब्ध जन सुविधाएँ हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करते हैं। तो देखिए, नील का व्यापार बढ़ाने के लिए 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिन किसानों के पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो इस तरह से नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट कार्य करने लगे। इसमें दिया हुआ है, अथवा में वन कानून का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वन कानून था उसका आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। आदिवासियों को जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की मनाही कर दी। वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। आदिवासी पूर्णतः वनों पर ही निर्भर थे तथा वे वनों को अपनी माता मानते थे। वन कानून लागू होने से उनका जीवन संकट में आ गया। आदिवासियों को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाके में जाना पड़ा। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, फौजदारी और दीवानी कानून के कोई 2 अंतर लिखिए। फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए, औरतों को तंग करना, हत्या इत्यादि। फिर फौजदारी कानून जो है हमारी, तो उस कानून में सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना या रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। दीवानी कानून से प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, जिसे हम दीवानी कानून कहेंगे। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 में, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर
और 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय पर वन पर अपना अधिकार खो देते तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण करणीय संसाधन के कोई 3 अंतर लिखे। नवीनीकरणीय संसाधन, ये संसाधन शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन असीमित है और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। नवीनीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन है, इनका लापरवाही से उपयोग इनके भंडारण को प्रभावित करता है। फिर अनवीनीकरणीय संसाधन, ये संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित हजारों वर्ष लग जाते। ये संसाधन वे हैं जिनके भंडार सीमित है। नवीनीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है, ये सभी संसाधन सीमित मात्रा में होने के कारण इनका उपयोग भंडार को खत्म कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात स्थापित होने के क्या कारण है, लिखिए। तो जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के निम्नलिखित कारण है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार भी उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। फिर एक खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। यहाँ सरकारी प्रोत्साहन से पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। अतः भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर था, इसलिए यहाँ इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तो इस तरह से हमने जमशेदपुर साकची में लोहा इस्पात स्थापित होने के कारण यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए या किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार है जो निम्न प्रकार से: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर देखिए इसमें हमारे जो 2 अधिकार है, 2 अधिकारों का वर्णन इस प्रकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कानून पर रखना अपराध, मजदूरी पर रखना अपराध है। अथवा देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार और उनमें से किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का यहाँ वर्णन किया है। फिर अथवा लोगों की हिस्सेदारी और उत्साह से जुड़ने से सांसद पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ भारतीयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखना है कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात का सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी जिम्मेदारी होगी और जितने उत्साह से जुड़ेंगे उतना ही सांसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 को पूर्ण कर दिया। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए और इसे समझ लीजिए ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न हैं उन्हें लिखने में कोई समस्याएं न आए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।